हमारा टॉपिक ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने नागरिकता टॉपिक के एक पार्ट और बनाया था, लेकिन आज हम आगे से पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारे कहाँ आता है, न्यू सिलेबस है ना, सेकंड ग्रेड का अभी 2025 में जुड़ा है। तो सेकंड ग्रेड में नया जुड़ा है, एसआई में भी है, ये एसएससी में भी है, एसएससी सीजीएल में भी है, और यूपीएससी वगैरह में कहाँ कहाँ एग्जाम में प्रश्न आए थे वो भी बताऊँगी। नागरिकता क्या है उसका अर्थ भी बताऊँगी। ये तो सारे हमने पढ़ लिए थे, आर्टिकल 5 से लगा के 11 तक थे। क्या क्या किसमें क्या क्या वर्णन है वो सब बताया था मैंने। ये आर्टिकल 11 भी पढ़ा थे। नागरिकता अधिनियम 1955, ये इसकी जो क्या क्या विशेषता है, नागरिकता प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, नागरिकता समाप्ति किस तरह से होती है आपकी जो भारत में नागरिक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है और ये कब लागू हुआ है, कौन सी अनुसूची में है वो जो इसमें शामिल नहीं है, और इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है। ये है ओसीआर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये क्या है, प्रवासी भारतीय नागरिकता की शुरुआत वगैरह क्या हुई। ये जो कुछ एमसीक्यू है ना, यूजीसी नेट में भी ये टॉपिक आता है ना, इसलिए वो भी साथ में लिए मैंने, यहाँ से प्रश्न आए थे। एनपीआर क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यहाँ से भी प्रश्न आया था, 2023 में आया। यहाँ पे यूजीसी नेट 2023 में प्रश्न आया। इसी से एनसीआर, ये है एनपीआर और ये है एनसीआर, याद रखना, यहाँ से 2020 में प्रश्न आया था। और ये एनआरसी है, एनपीआर और एनआरसी और ओसीआर, ये सब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कुछ पार्ट हैं। और ये सब क्या हैं आप देख सकते हो, तो आगे हम देखेंगे पूरा का पूरा। ये 2018 में यहाँ से प्रश्न आया था, मैंने पढ़ाया हुआ था। एक दूसरा पार्ट है, लेकिन वापस से सुपर फास्ट रिवीजन में थोड़ा सा बता दूं कि 5 से 11 तक इसके अंदर आर्टिकल आते हैं। नागरिकता जिसे सिटीजनशिप कहते हैं इंग्लिश में, इसका अर्थ है भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है, ये भी बताया था। ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन यानी कि यूके से ली गई है। ये कौन से संविधान के कौन से भाग में इसका वर्णन है, तो भाग नंबर 2 में। ये अर्थ वगैरह बताया था। नागरिकता आर्टिकल 5 से 8 तक है, वो 26 जनवरी 1950 से पूर्व नागरिक थे वो, उनको ये इसका वर्णन है। 5 से 8 तक आर्टिकल है ना, इसके अंदर वर्णन है। और 9 से 11 तक जो आर्टिकल है उसके अंदर 26 जनवरी 1950 के बाद का वर्णन है। तभी यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बना था। अनुच्छेद 5 वगैरह सब मैंने बता दिया। पहला पार्ट नहीं देखा तो देख लेना, वहाँ मैंने समझाया भी, आराम से समझाया हुआ है। आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, यह आर्टिकल 11। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लागू 30 दिसंबर 1955 में हुआ था। इसमें 6 बार संशोधन हुए हैं। कितनी बार? 6 बार। 1986, 92, 2003, 2005। ओसीआर ओपीआर जो भी बने थे ना, वो 2003-5 में हुए। फिर इनका दोनों का विलय हुआ था 2015, फिर 2019 में वापस से बना था। किसके लिए? 2019 है ना, उसके अंदर संशोधन क्या हुआ था, नागरिकता अधिनियम 1955। इसको नागरिकता प्राप्ति या समाप्ति, नागरिकता प्राप्ति के लिए संसद को अधिकार है, संसद कानून बनाएगी फिर आपको नागरिकता देगी। ये सब किसके पास है? संसद के पास है। नागरिकता प्राप्ति के कौन कौन से हैं? एसएससी 2024 में इन सब का क्रम पूछा था, उसके अंदर एक शामिल नहीं था, वो था संपत्ति, है ना। तो यहाँ संपत्ति तो है भी नहीं। 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, 3 प्रकार से हमारी नागरिकता की समाप्ति होती है, ये याद रखना। फिर यहाँ से टॉपिक रहा था हमारा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है, CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये जो था पारित कब हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को। ये प्रश्न आया हुआ है 2021 में। फिर ये लागू कब हुआ? 10 जनवरी 2020 को। ये SG में आया था 2021 में, जो है ना SG यानी कि हरियाणा SSC में आया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, लागू हुआ वो और पारित हुआ वो। और इसके अंदर कौन कौन शामिल नहीं है, तो CA लागू नहीं होगा। कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा? जो अनुसूची 6 है ना, अनुसूची 6 है जिसके अंदर वर्णन है, ये कौन कौन से 4 राज्य, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। जो यहाँ पर क्या होगा? लागू नहीं होगा। कौन नहीं होगा? CAA लागू नहीं होगा 4 राज्यों में। जो अनुसूची 6 में राज्य आते हैं उसके अंदर ये प्रश्न आया था 2024 में। अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन किया गया, और बिना पासपोर्ट के समय सीमा पूरी हुई हो तो वो क्या है? अवैध प्रवासी है। ये भी आया था। प्रश्न कब आया देख सकते हो आप, 2022 में। संशोधन 2019 में क्या हुआ पता है आपको? 2019 में CAA था ना, 2019 में जो संशोधन हुआ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 3 देश और 6 जो क्या है धर्म, हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध और सिख और ईसाई, इन सबको भारत में आके रहने पर नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन क्या क्या इसके प्रावधान थे? यहाँ से एक तो यह पाकिस्तान, ये है, यहाँ बांग्लादेश है, और क्या कौन सा देश है? अफगानिस्तान, यहाँ पर है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के
प्रवासी भारत में आके रह सकते हैं। 2019 में संशोधन हुआ था और 6 धर्मों में इसमें किसको नहीं दी गई, मुस्लिम को नहीं दी गई। यदि 31 दिसंबर 2014 से, है ना, 14 को 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत आ गए हो, अवैध प्रवासी नहीं हो गए। ये संशोधन हुआ था। क्या संशोधन हुआ था? 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत आकर बस गए हैं, वो अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। कौन कौन से? सिर्फ 3 देशों से, और ये 6 जाति, और 6 धर्म, है ना, गलती हो जाती है, 6 धर्म के लोगों को ही होगी। तो इसमें जिक्र किसका नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? इसमें जिक्र नहीं हुआ है सिर्फ मुसलमानों का, यानी कि मुस्लिम जाति है ना, उसका नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है मैं बता दूं आपको। मैंने रफली मैप बनाया और आपको समझाने के लिए। ये है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये है बांग्लादेश। यहाँ से 3 देशों से जो 6 धर्मों के लोग आएंगे उनको नागरिकता मिल जाएगी 2014 से पहले जो भारत आए थे। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में क्या है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। अफगानिस्तान में क्या है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। बांग्लादेश वही जो पूर्वी पाकिस्तान था पहले, 1971 के बाद ये बांग्लादेश बना है, तो यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका धार्मिक उत्पीड़न नहीं होता है क्योंकि आप बहुसंख्यक हो, इसलिए इन्होंने 6 धर्मों के लोगों का, ये अल्पसंख्यक है वहाँ पर, इसी के साथ इन पर जो धार्मिक उत्पीड़न होता है उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पर आएंगे और इनको नागरिकता दी जाएगी। ये था जो मुद्दा था, मेन यही था। एक तो ये संशोधन किया गया, 3 देशों से आएंगे, 6 धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। 2019 का जो CAA लागू हुआ कानून, पहले जो देशीकरण द्वारा नागरिकता के प्रावधान में भी संशोधन किया गया, देशीकरण के। तो पहले क्या था, 12 वर्ष था। अब अगर 3 देश के लोग जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 3 देशों के 6 धर्म के लोग 5 वर्ष निवास करना होगा। कहाँ? भारत में। पहले 12 वर्ष होता था, जो मैंने बताया था ना अभी कि नागरिकता प्राप्ति के, नागरिकता समाप्ति के, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 था उसके अंदर ही तो संशोधन हुआ है। तो पहले 12 वर्ष रह रहे हो तो आपको नागरिकता दी जाएगी, आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन अब 6 वर्ष कर दिया, घटाकर 5 या 6 वर्ष जो भी होगा यहाँ निवास कर सकते हो। OCI कार्ड निरस्त करने में संशोधन किया गया। OCI कार्ड जो है वो है, ये UPSC 2016 में आ चुका है। कानून के उल्लंघन पर OCI निरस्त होगा। आप यहाँ कानून का उल्लंघन कर रहे हो, आप कानून के विरुद्ध जा रहे हो, तो ही आपका ये रद्द होगा। OCR क्या होता है पता है? विदेशी लोग है ना, उनको कार्ड दिया जाता है। अनुच्छेद ये जो हुआ था पता है क्या, ये जो धार्मिक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया ना, उस पर कहा गया कि ये हमारे किस आधार पे विरोध किया। एक तो धार्मिक उत्पीड़न का, एक कहा ये अनुच्छेद मूल अधिकार हमारे 14 है ना, और मूल अधिकार 15, 2 अधिकार दिए हुए हैं भारतीय लोगों को, और ये तो 2 अधिकार दिए हुए हैं। तो इन अधिकारों का उल्लंघन है। आप यानी कि मुस्लिम जाति के साथ आप धार्मिक जो समानता नहीं कर रहे हो। इस विरोध के कारण विपक्ष की पार्टियां होती हैं, उन्होंने उल्लंघन किया और जो कहते हैं आंदोलन वगैरह करना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार पे क्या कहा कि आपने अफगानिस्तान कह दिया, पाकिस्तान कह दिया, बांग्लादेश कह दिया, लेकिन आपने श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, ये भी हमारे पड़ोसी देश थे, तो उनके साथ क्यों नहीं कहा? उनको प्रवासी यहाँ आने के लिए रोक क्यों नहीं कहा कि आप ये सभी लोग यहाँ आ सकते हो? तो इन्होंने कहा कि अनुसूचिका में इन्होंने वर्णन किया धार्मिक उत्पीड़न से, कहा कि श्रीलंका और म्यांमार में धार्मिक उत्पीड़न नहीं होता है, वहाँ पर लोगों के साथ जो अल्पसंख्यक लोग हैं वहाँ धार्मिक उत्पीड़न नहीं होता है। इस आधार पे इन्होंने इसका जो आपने अपना आवेदन रखा, पक्ष रखा। फिर अनुच्छेद 15 में कहा कि ये भी धर्म, जाति, लिंग, वंश के साथ आपके साथ भेदभाव कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट या जो पार्टी सत्ता में पार्टी है, सरकार ने अपना पक्ष रखा कि ये जो अधिकार हैं, आपको बता दूं 15, 16, 19, 20, 21, 22, 21, ये जो है ना किसको अधिकार है? ये सिर्फ भारतीय को ही अधिकार है। ये मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही दिया गया है, न कि विदेशियों को। तो ये 15 मूल अधिकार हमारे भारत के लोगों को ही है, उनको नहीं है। तो इसमें इन्होंने पक्ष सही रखा और फिर इन्होंने पक्ष के साथ ये पारित किया कानून। OCR ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि समुद्र पारीय नागरिकता, प्रवासी भारतीय नागरिकता की शुरुआत 2005 में हुई। आजीवन वीजा मुक्त यात्रा उन्होंने कहा 2003 में शुरुआत हुई, 2005 में ही लागू किया गया। ये जो OCR होते हैं ना, ये जो विदेशी लोग होते हैं, उनको बार बार क्या करना पड़ता है पता है? कि बार बार वीज़ा लेना पड़ता है। तो ये आजीवन वीज़ा ले सकते हैं। आजीवन वीज़ा से क्या होगा इनको फ़ायदा? ये अपना निवेश यहाँ कर सकते हैं,
आजीवन यानी कि आजीवन वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं और यहाँ अपना व्यापार कर सकते हैं। और ये जो आप पता है पर्यटन में ताजमहल है, लाल किला है, जहाँ भी घूमने जाएंगे ना, तो भारतीय लोगों से जितना भी शुल्क लिया जाता है उतना ही शुल्क इनसे ही लिया जाएगा। विदेशी लोग आते हैं उनके साथ 3 गुना या 4 गुना हम जो लेते हैं, कार्ड लेते हैं ना घूमने के लिए, जो भी रसीद वगैरह कटाते हैं, तो वो 3-4 गुना होती है। लेकिन जब इनके पास ये वीज़ा होगा तो उनसे वही लिया जाएगा जो भारतीय लोगों से लिया जाएगा। भारतीयों के समान ही इनको अधिकार होते हैं। लेकिन कौन कौन से अधिकार इनको नहीं दिए गए हैं वो देखेंगे। देखो, शैक्षणिक सांस्कृतिक लाभ भी इनको मिल जाएगा, वीज़ा मुक्त भी हो जाएंगे, निवेशक में छूट हो जाएगी इनको, OCR वो लोग होते हैं। लेकिन राजनीतिक अधिकार इनको नहीं है। रिसर्च करने के लिए भी बार बार रिन्यू वीज़ा कराना पड़ेगा। अगर आप किसी रिसर्च के लिए आए हो तो आपको अपना वीज़ा बार बार रिन्यू करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। और राजनीतिक अधिकार भी नहीं है, ज़मीन नहीं खरीद सकते। ये 2021 में प्रश्न आया था, क्या OCR भारत में ज़मीन खरीद सकते हैं, OCI तो नहीं खरीद सकते। और ये कमेटी बनी थी ML सिंघवी की कमेटी 2000 में। इसी के आधार पर 2002 में रिपोर्ट दी थी कि इनको सिर्फ राजनीतिक अधिकार नहीं है ये पूछा गया था, और ज़मीन नहीं खरीद सकते। बाकी शैक्षणिक है, आजीवन रह सकते हो आप यहाँ पर, और निवेश भी कर सकते हो, ये सब कहा था उन्होंने। और उसके बाद 2005 में POI सभी देशों के बन सकते हैं। 2005 से POI जो है ना वो सभी देशों के बन सकते हैं। अब बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग यहाँ आके आजीवन वीज़ा नहीं ले सकते, यहाँ निवेश नहीं कर सकते, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब किसके पास है? सिर्फ सभी देश आ सकते हैं 2005 से, लेकिन कौन नहीं आ सकते? पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग। ये हमारे क्या है? शत्रु राष्ट्र है। इसलिए इन्होंने कहा है OCR को अगर 5 वर्ष से तो नागरिकता के भी आवेदन कर सकता है। OCR के को अगर 5 वर्ष से है, आप यहाँ 5 वर्ष से रह रहे हो, तो आप नागरिकता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बकौल वो कर्मचारी या अधिकारी वर्ग आपको नागरिकता दे न दे, वो उनकी कागजी कार्रवाई होगी और आपको आवेदन करना होगा। फिर आपके उसके नियम के अनुसार आपको नागरिकता मिल सकती है। सिवाय पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन लोगों को नहीं मिलेगी। NPR क्या है? ये भी प्रश्न आया था। इनका पूरा नाम पूछा गया था 2023 में कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पूरा नाम है। पहली बार 2010 में तैयार हुआ था। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इंग्लिश में पूछा गया था। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि भारत में बहुत सारी जनसंख्या हो गई थी जिससे पता नहीं चल रहा था कि भारत की जनसंख्या कौन सी है, अवैध प्रवासी कौन से हैं, रिफ्यूजी कौन से हैं, शरणार्थी कौन से हैं। इसलिए ये रजिस्टर बनाने के लिए तैयार पहली बार घोषणा की 2010 में तैयार हुआ। और अवैध प्रवासी, शरणार्थी, ये जो है ना मित्र राष्ट्र, शत्रु राष्ट्र, कौन कौन से आके रह रहे हैं पता है आपको? ये एक बार किया हुआ कि नेपाल से दिल्ली आ रहा था हमारा एरोप्लेन। यहाँ से कहाँ से आ रहा था? यह है नेपाल से आ रहा था हमारा, दिल्ली आ रहा था। कहाँ? ये दिल्ली। यहाँ पे आ रहा था एरोप्लेन। यहाँ क्या किया पता है? यहाँ हाईजैक हो गया था। ये एरोप्लेन यहाँ से आया था, तो हाईजैक किसने किया था? पता चला, जांच की तो यहाँ पर अवैध प्रवासी यहाँ जो रह रहे थे, शरणार्थी थे, वो 1.5 साल से भारत में ही रह रहे थे। उनके पास फेक डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड, वीज़ा, सब कुछ सब फेक था। फिर पता चला कि इस तरह की घटनाएं अगर कोई बाहरी लोग आके कर लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इस रजिस्टर को बनाने की शुरुआत की और पता चले। और सरकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, किस किस को मिले लाभ, उसके आधार पर भी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की आवश्यकता पड़ी और बनाया गया। और अपडेट ये 2015 में हुआ। सभी का बायोडाटा, नाम, जन्म, लिंग, निवासी, शैक्षिक सब लिया गया। लेकिन क्या नहीं लिया गया? ये प्रश्न पूछा गया था कि जो NPR है उसके लिए कौन सा बायोडाटा नहीं मांगा गया? तो आधार कार्ड उस समय नहीं था, आधार कार्ड का जिक्र नहीं किया गया था। UGC नेट 2023 में प्रश्न आया ये। फिर NRC नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, ये भी प्रश्न आया है। देखो लिखा हुआ 2020 में। इसका भी पूरा नाम इंग्लिश में पूछा गया था, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। अब हमें पता चल गया कि भारत की जनसंख्या कौन सी है। फिर हम यहाँ से हमारे खुद के भारतीय नागरिक निकालेंगे, भारतीय राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, जिसके अंदर भारत के ही नागरिक होंगे और कोई नहीं होगा। NRC की शुरुआत क्यों जरूरत पड़ी हमें पता है? मैंने कहा कि अभी हमने पढ़ा NPR को मैंने बता दिया आपको कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जनसंख्या कितनी है, योजनाएं कहाँ जा रही हैं, कहाँ के लोग कहाँ के बस रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। हमारे देश में कौन से हमारे हैं, कौन से बाहरी देश हैं। तो NRC का मतलब यह है कि आप भारतीय हैं या नहीं। ये कारण ये था कि छात्र आंदोलन हुआ था असम में 1980 में। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ये भी 2018 में आया था। असम समझौता हुआ था 15 अगस्त 1985 को। राजीव गांधी फिर बने थे उस समय। 85 में कौन थे? राजीव गांधी। 24 मार्च 1971 को एक घोषणा की गई थी
कि 1951 से 61 तक जो बांग्लादेश से, ये असम में कौन आए थे, असम में सभी बांग्लादेशी घुस गए थे। 40 लाख लोग आए थे जो बांग्लादेशी आए थे जब 1971 में युद्ध हुआ, उनसे पहले और उस समय आ गए थे। तो शरणार्थियों की वजह से हमारी क्या हुई, योजना लाभान्वित हुई, हमारे शैक्षिक शिक्षा में प्रॉब्लम होने लगी, हमारे रोजगार में प्रॉब्लम होने लगी। तो छात्रों ने आंदोलन कर दिया, तो फिर जांच की गई, फिर जांच की तो असम समझौता हुआ। 15 अगस्त 1985 को राजीव गांधी ने कहा कि 24 मार्च 1971 को कहा कि 1951 से 61 तक तो भारत में आ चुके हैं। कहाँ से, यहाँ से, ये बांग्लादेश है, यहाँ से भारत में जो आ चुके हैं 51 से 61 तक, वो तो रहेंगे भारत के नागरिक। यानी कि भारत में प्रवेश कर लिया, जिन्होंने भारत में प्रवेश कर लिया वो भारत के नागरिक होंगे। 1961 से 71 में जो उन्हें आए हैं भारत में प्रवासी, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ये घोषणा अगस्त समझौता था, असम समझौता सॉरी, राजीव गांधी के टाइम में हुआ था। तो ये है एनआरसी। और पीओआई और ओसीआई को विलय कब हुआ, 2015 में। ये भी 2023 में एमपी पुलिस में आया था। तो ये था जो नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसके अंदर किसी को भी कोई खतरा नहीं है, ना मुसलमानों को खतरा है, ना हिंदुओं को खतरा है। आप इसमें अंदर आंदोलन नहीं कर सकते। जो एजुकेशन वाले लोग हैं उसको पता है, जो रह रहे थे जन्म के आधार पर, वंश कर के आधार पर, तो आपको नागरिकता बहाल रहेगी। आपको कोई विरोध करने के लिए नहीं करना नहीं चाहिए। आपको देश हित, राष्ट्र हित के लिए फैसला लेना है तो आपको भी इनके साथ में शामिल होना चाहिए। जो भारत में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, प्लेन हाईजैक हो जाता है। हमारे आज भी अगर हमारे भारत में रह रहे हैं तो हमारे शिक्षा में, रोजगार में हमें प्रॉब्लम होती है, हमारी सरकारी योजना में प्रॉब्लम होती है। तो ये गवर्नमेंट का अच्छा है और हमें भी सरकार ने भी पक्ष रखा, हम भी इसके समर्थन में हैं और हम भारत और राष्ट्र की एकता के साथ में हैं।